हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स. सो वी विल स्टडी अबाउट द सक्सिनिल कोलिन ड्रग्स, इट्स फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनामिक्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स. सो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज परसिस्टेंट डीपोलराइजर्स. मतलब इसका जो की कंसेप्ट है, की आइडिया है, वो क्या है कि दीज ड्रग्स डीपोलराइज एंड देन स्टे डीपोलराइज्ड. ओके, मतलब जहाँ भी ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हम यूज़ करेंगे वो जो मसल एंड प्लेट है वो कंटिन्यूसली डीपोलराइज्ड ही रहेगी. ऑन द अदर हैंड नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स क्या करते हैं? दे प्रिवेंट डीपोलराइजेशन फ्रॉम हैपनिंग. ओके, सो दिस इज द की आइडिया कि डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स मसल एंड प्लेट को हमेशा डीपोलराइज स्टेट में ही रखेंगे, ये रीपोलराइज वापस से नहीं होने देंगे. तो ये सबसे पहला की आइडिया है जो आपको आपके माइंड में लेके चलना है आगे. ठीक है, तो इसमें जो ड्रग आती है वो कौन सी आती है? हमारे सक्सिनिल कोलिन. ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखो, सक्सिनिल कोलिन क्या होता है? एस्टिल कोलिन एनालॉग है. मतलब ये सक्सिनिल कोलिन मिमिक करता है किसको? एस्टिल कोलिन को. और सक्सिनिल कोलिन हाइड्रोलाइज होता है किससे? सूडोकोलिनेस्ट्रेज से. जबकि एस्टिल कोलिन किससे हाइड्रोलाइज होता है? बाय एस्टिल कोलिनेस्ट्रेज. ये हम सबको पता है कि एस्टिल कोलिन जो है वो किससे हाइड्रोलाइज होगा? बाय एस्टिल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम. ठीक है, बट सक्सिनिल कोलिन मिमिक तो करता है एस्टिल कोलिन को, ये एस्टिल कोलिन एनालॉग है, बट ये किससे हाइड्रोलाइज होगा? सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम से, नॉट बाय एस्टिल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम. ओके, सो अगर हम बात करें कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है? नर्व इम्पल्स आया, नर्व इम्पल्स से क्या रिलीज हुआ? एस्टिल कोलिन. एस्टिल कोलिन बाइंड करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन मसल एंड प्लेट, और यहाँ पर क्या होगा? सोडियम चैनल ओपन होंगे. जैसे ही ओपन होंगे वैसे क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी. फिर क्या होगा? एस्टिल कोलिन एंजाइम विल बी ब्रोकन डाउन बाय एस्टिल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम. ठीक है, जैसे ही ब्रोक होगा वैसे ही मसल क्या करेंगे? वापस से रिलैक्स करेंगे एंड रीपोलराइजेशन विल हैपन. ये होता है नॉर्मली. ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम ये ड्रग देंगे सक्सिनिल कोलिन, जब भी हम सक्सिनिल कोलिन आईवी देते हैं, ठीक है, ये क्या करता है? इसका कुछ ही पार्ट क्या होता है? मसल एंड प्लेट तक पहुंचता है, क्योंकि किससे ये हाइड्रोलाइज हो जाता है? बाय सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम. ठीक है, तो जब आपने इसको आईवी दिया तो ये किसको बाइंड करेगा? इट विल बाइंड अगेन टू द सेम निकोटिनिक एनएम रिसेप्टर. ठीक है, ऑन द मसल एंड प्लेट. ठीक है, तो जब ये बाइंड करेगा वैसे क्या होगा? सक्सिनिल कोलिन के बाइंड करने से क्या होगा? सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे. इसकी वजह से क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा ऑफ मसल फाइबर. जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा मसल फाइबर का, वैसे ही क्या होगा? इट विल स्प्रेड एंड प्रोड्यूस रिपीटेटिव एक्साइटेशन ऑफ मसल मोटर यूनिट्स. ठीक है, मसल मोटर यूनिट्स का रिपीटेटिव एक्साइटेशन होगा, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? ट्रांजिएंट फेसिकुलेशंस डेवलप हो जाएंगे, और यू कैन से ब्रीफ ट्विचेस डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, अब सक्सिनिल कोलिन तो जल्दी से नहीं ब्रेक डाउन हो पाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारे पास एस्टिल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है वो इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. प्लस एक्शन पोटेंशियल से क्या रिलीज हुआ है? एस्टिल कोलिन ऑल्सो रिलीज हुआ है. तो दिस situation, these two conditions will result in what? Prolonged depolarization of end plate. ठीक है, मतलब end plate कंटिन्यूसली क्या रहेगी? डीपोलराइज रहेगी, ये वापस से रीपोलराइज नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली डीपोलराइज रहती है ये एंड प्लेट. इन सब कंडीशंस, इस सब मैकेनिज्म की वजह से, दैट्स व्हाई दीज ड्रग्स आर कॉल्ड एज डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स. ओके, सो अब ये क्या होगा? कंटिन्यूसली डीपोलराइज है, ये रीपोलराइज नहीं हो सकती है. तो अगर कोई न्यू इम्पल्स भी आएगा तो वो अपना इम्पल्स जनरेट भी करेगा, तब भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि जो मसल है वो क्या नहीं कर सकती? वापस से रिपोलराइज नहीं कर पा रही है. तो अगर इम्पल्स आ भी रहा है, ठीक है, तब भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है. ठीक है, क्योंकि उससे पहले उसको किस में एंटर करना पड़ेगा? इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को, रिपोलराइजेशन स्टेट में. ठीक है, तो अब न्यू इम्पल्स भी कुछ काम का नहीं है. तो दिस कंडीशन कंटिन्यूसली विल रिजल्ट इन व्हाट? Flaccid paralysis. Okay, so depolarizing blockers result in flaccid paralysis. ठीक है, अब हम बात करें अगर phases of block की. ठीक है, तो फेजेस ऑफ ब्लॉक क्या होता है? फेज 1 ब्लॉक, फेज 2 ब्लॉक. तो ये होता क्या है? जो अभी हमने यहाँ पर देखा मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फेज 1 ब्लॉक. ठीक है, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं डीपोलराइजिंग फेज, जिसकी वजह से क्या होता है? जो कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन है किसकी वजह से हो रहा है? इसमें क्या होता है? सोडियम चैनल प्रोलॉन्ग
इनएक्टिव स्टेज में हो जाते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव स्टेज में है तो कोई फर्दर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से मसल फेसिकुलेशंस डेवलप होंगे और जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस डेवलप हो गया। तो ये जो पूरा फेज आपने पढ़ा ये क्या था, फेज 1 ब्लॉक बोलते हैं इसको, जिसको बोलते हैं डीपोलराइजिंग फेज कॉज्ड बाय सक्सिनल कोलिन, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम हाइयर डोज दे रहे हैं सक्सिनल कोलिन की या फिर प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन हम कर रहे हैं सक्सिनल कोलिन का, ठीक है, तब क्या होगा, ये फेज 1 ब्लॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे फेज 2 ब्लॉक में। और ये जो कन्वर्जन है ये क्या होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो फेज 2 ब्लॉक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डीसेंसिटाइजेशन फेज। मतलब जो रिसेप्टर्स हैं, एनएम रिसेप्टर्स, वो क्या हो गए हैं, डीसेंसिटाइज्ड हो गए हैं ड्यू टू परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन। यहां पर क्या हो रहा था, परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन हो रहा था, इसके वजह से रिसेप्टर्स क्या हो गए, कंप्लीटली डीसेंसिटाइज हो गए, ठीक है। अगर एस्टिल कोलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड भी कर रहा है तब भी कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो मतलब वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था, पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, ठीक है। वहां पर क्या होता है, रिसेप्टर पे ब्लॉकर बाइंड कर लेता है, तो एस्टिल कोलिन को बैठने की जगह नहीं मिलती, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, बाइंड तो करेगा बट क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन की वजह से रिसेप्टर्स क्या हो गए, डीसेंसिटाइज। तो ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, ठीक है। तो अगर मेम्ब्रेन रीपोलराइज करती है फिर भी ये रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा एसिटिलकोलिन को एनी मोर, सो बिकॉज एंड दैट्स वाई इट कांट डीपोलराइज अगेन, ठीक है। तो यहाँ तो क्या था, इट कांट रिपोलराइज, और यहाँ क्या है फेज 2 में जो कि नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉक को साइमुलेट कर रहा है, इट इज कांट डिपोलराइज अगेन, ठीक है। अब इसमें तो क्या होता है, अगर आप नियोस्टिग्मिन आप एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है, जो कि क्या है, एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, ठीक है। एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर मतलब अगर उस एंजाइम को उस ड्रग ने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, तो नियोस्टिग्मिन ने एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो अगर वो ब्लॉक हो गया तो मतलब क्या होगा, एसिटिलकोलिन ब्रेकडाउन नहीं होगा, और वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो मतलब एसिटिलकोलिन और ज्यादा मात्रा में क्या हो गया, अवेलेबल हो गया यहाँ पे। तो ऑलरेडी डीपोलराइजेशन था और ये डीपोलराइजेशन को एसिटिलकोलिन क्या कर देगा, और ज्यादा बढ़ा देगा। तो नियोस्टिग्मिन सक्सिनल कोलिन के केस में, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर के केस में ऑगमेंट करता है इस सिचुएशन को, किसको, फ्लैसिड पैरालिसिस को, और यू कैन से प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन को क्या करेगा, ऑगमेंट करेगा। लेकिन वही नियोस्टिग्मिन नॉन डीपोलराइजिंग के केस में क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, ठीक है। जो बैठने की सीट है वो खाली हो जाएगी, ठीक है, तो एसिटिलकोलिन आराम से बैठ सकता है एंड दिस कैन हैपन, ओके। सो नियोस्टिग्मिन इस केस में तो क्या कर रहा है, ऑगमेंट कर रहा है इस कंडीशन को, और नियोस्टिग्मिन नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर के केस में क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, ठीक है। सो हम जैसे बात कर रहे थे अगर अभी फेज 1 और फेज 2 की, तो बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, फेज 1 से कब फेज 2 में ये चेंज हो जाए, ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसीजर्स के लिए हम कभी भी सक्सिनल कोलिन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई शॉर्ट प्रोसीजर हो, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट प्रोसीजर में क्या होगा, फेज 1 ब्लॉक तक ही हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोसीजर्स में हम क्या यूज करते हैं, हमेशा नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है सबको, एंड दिस सिचुएशन कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड बाय नियोस्टिग्मिन ऑल्सो, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एटिपिकल सूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम, जिन पेशेंट्स में होता है, ठीक है, उसकी बात हम आगे करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 क्वाटरनरी अमोनियम इसमें केमिकल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटल बैरियर एंड एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट, कैसे, 0.75 to 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम आईवी, ठीक है। अब देखो सक्सिनल कोलिन का बहुत ही ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, कितना, 5 to 10 मिनट, ठीक है, 5 to 10 मिनट इसका क्या है, केवल एक्शन है। क्यों, बिकॉज ऑफ रैपिड हाइड्रोलिसिस बाय प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज विच इज कॉल्ड एज सूडोकोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसको हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो बहुत कम अमाउंट में कहाँ पहुंचता है, मसल एंड प्लेट में पहुंच पाता है, ठीक है। लेकिन वही बहुत कम अमाउंट वहां पे कैसे बिहेव करता है, एज एक्सेस ऑफ एसिटिलकोलिन, ठीक है। सो इसका रैपिड हाइड्रोलिसिस हो जाता है किससे, सूडोकोलिनेस्ट्रेज से एंजाइम से, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लिवर में और
प्लाज्मा में, ठीक है। अब इसका एक्शन कैसे टर्मिनेट होगा? बाय इट्स डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द मोटर एंड प्लेट इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। इस तरह से इसका एक्शन टर्मिनेट होता है। तो ये हमने देखा इसका फार्माकोकाइनेटिक। अब देखो, जो एनएम ब्लॉकेड है बाय सक्सेनल कोलिन, ये किस पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग हो जाता है? उन पेशेंट्स में जिनमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएंट ऑफ प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं एटिपिकल सूडो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। तो जो सक्सेनल कोलिन आपने यूज किया, ठीक है, तो शॉर्ट प्रोसीजर के लिए आप यूज कर रहे हो, बट कभी कभी क्या होता है, उस केस में भी ये जो ब्लॉकेड है वो लंबे समय के लिए हो सकता है, ठीक है। तो किस पेशेंट्स में आपने देखा, जेनेटिक वेरिएंट ऑफ प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज, जिसको हम बोलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटिपिकल सूडो कोलिनेस्ट्रेज, ठीक है। तो एबिलिटी ऑफ दिस एंजाइम टू मेटाबोलाइज सक्सेनल कोलिन कैन बी असेस्ड बाय फाइंडिंग इट्स डाइब्यूकेन नंबर। दिस इज प्री पीजी एमसीक्यू, ओके। इस एंजाइम की एबिलिटी सक्सेनल कोलिन को मेटाबोलाइज करने की, ठीक है, उसी को हम कैसे असेस कर सकते हैं? बाय फाइंडिंग डाइब्यूकेन नंबर। अब डाइब्यूकेन क्या होता है? ये लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। तो ये लोकल एनेस्थेटिक किसको इनहिबिट कर रहा है? अगर नॉर्मल एंजाइम को 80 इनहिबिट कर रहा है बाय 80%, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका डाइब्यूकेन नंबर क्या है? 80 है। और अगर एटिपिकल सूडोकोलिनेस्ट्रेज को ये इनहिबिट कर रहा है बाय 20%, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इसका डाइब्यूकेन नंबर 20 है। तो डाइब्यूकेन नंबर लेस देन 80 डिपिक्ट्स व्हाट? द प्रोपोर्शनेट ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। सो दिस इज अबाउट डाइब्यूकेन नंबर। अब हम बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है? आफ्टर आईवी इंजेक्शन फेसिकुलेशन डेवलप होते हैं, कहाँ पे? चेस्ट और एब्डोमेन में, विच अकर फॉर ब्रीफली पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? कंप्लीट रिलैक्सेशन होता है विद इन 1 to 2 मिनट्स एंड वो डिसअपियर हो जाते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सक्सेनल कोलिन एडमिनिस्टर करने के बाद मसल सोरनेस में फॉलो रिकवरी, ठीक है। रिकवरी होने के बाद आपको क्या दिखेगा? मसल सोरनेस दिखेगी। क्यों? क्योंकि इट इज फेसिकुलेशंस इंड्यूस डैमेज टू स्केलेटल मसल्स, ठीक है। जो फेसिकुलेशंस डेवलप हुए थे उसकी वजह से डैमेज हो जाता है स्केलेटल मसल को, तो आपको बाद में रिकवरी के बाद क्या देखने को मिलेगा? मसल सोरनेस, ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ पैरालिसिस अगर हम देखें तो कैसे होता है? सबसे पहले क्या होगा? ट्विचेस ऑन चीक एंड एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद नेक, लिम्स, फेस, ट्रंक, फिर रेस्पिरेटरी मस्कुलेचर। तो एपनिया डेवलप हो सकता है विद इन 1 मिनट, बट लेकिन वो ट्रांजिएंट होता है और वो लास्ट करता है फॉर 2 to 5 मिनट्स ओनली, ठीक है। ऑनसेट एंड रिकवरी रैपिड है। अब जो इसका ये तो डेवलप हो गया पैरालिसिस, ठीक है, कैसे? अब इसकी जो रिकवरी है वो इतनी रैपिड है कि सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है, ये जो हमने बताया कि यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे इतने स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रहा है, तो रिकवरी रैपिड है, तो सीक्वेंस हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सक्सेनल कोलिन का एगोनिस्टिक एक्शन है ऑन एनएन रिसेप्टर। हिस्टामिन भी ये रिलीज करता है बट लेस एज कंपैरिजन टू नॉन डिपोलराइजिंग, विच इज व्हाट? डी ट्यूबोक्यूरिन, डीटीसी, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर पे क्या इफेक्ट है? कॉजेज ब्रेडिकार्डिया बाय स्टिमुलेशन ऑफ वेगल गैंग्लिया, और टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन करता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ठीक है। बीपी में क्या करता है? लोअर बीपी ड्यू टू इट्स मस्करानिक एक्शन बाय वेसो डायलेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट की। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट जो इसका है वो क्या है? हाइपरकैलेमिया, ठीक है। हाइपरकैलेमिया में क्या है? इफ्लक्स ऑफ इंट्रासेलुलर पोटेशियम अकर्स। अब डीपोलराइजिंग ब्लॉक हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है तो बाहर क्या जा रहा है? पोटेशियम, ठीक है। तो उसका इफ्लक्स हो गया ना इंट्रासेलुलर पोटेशियम का, तो जिसकी वजह से जो प्लाज्मा लेवल है पोटेशियम का वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। तो दिस विल लीड टू व्हाट? हाइपरकैलेमिया। अब नॉर्मल इंडिविजुअल में तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन दिस हाइपरकैलेमिया, ठीक है, इन केसेस ऑफ व्हाट? बर्न्स, स्पाइरल इंजरी और यूरेमिया, उन पेशेंट्स में दीज आर हाईली ससेप्टेबल टू व्हाट? हाइपरकैलेमिया। क्यों? दिस कैन प्रेसिपिटेट एरिथमियाज एंड कार्डियक अरेस्ट, ओके। देखो बर्न्स वाले और इनमें बर्न्स वाले केसेस में क्या होता है? फ्रेशली डीनर्वेटेड मसल्स होती हैं, ठीक है, एंड एनएम रिसेप्टर होता है, तो दिस लीड्स टू डीनर्वेटेड हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाते हैं ये, ठीक है। तो दैट्स वाई हाइपरकैलेमिया इन केस में बहुत, ये के वाले केसेस हाइपरकैलेमिया में बहुत ससेप्टेबल रहते हैं फॉर सक्सेनल कोलिन, ठीक है। सेकंड है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। देखो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया एक जेनेटिकली इनहेरिटेड कंडीशन है विच इज ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ कैल्शियम रिलीज चैनल्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो कंडीशन है ट्रिगर हो जाती है सक्सेनल कोलिन से। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंट रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम होता है फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसकी वजह से क्या होगा? परसिस्टेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा प्लस इंक्रीज हीट प्रोडक्शन होगा फ्रॉम स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो इसका एंटीडोट होता है डेंट्रोलिन सोडियम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू।
थर्ड एडवर्स इफेक्ट क्या है, मेसेटर मसल रिजिडिटी, ठीक है। अगेन इट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड कंडीशन है बाय म्यूटेशन ऑफ व्हाट, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम चैनल। सक्सेनल कोलिन क्या होगा, इसमें कॉम्प्लिकेट कर देगा एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन एंड एयरवे मैनेजमेंट। ओके, तो ये सोडियम चैनल से हो रहा है कौन सा, मसल मेसेटर मसल रिजिडिटी। देन प्रोलॉन्ग्ड एपनिया इन केस ऑफ व्हाट, उन पेशेंट्स में जिसमें एटिपिकल सूडोकोलिनेस्ट्रेस एंजाइम है। इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूड फेसिकुलेशंस है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग कैन रिजल्ट, ठीक है। देन वी हैव इंक्रीज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जो कि 5 to 10 मिनट्स के लिए हो सकता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टोनिक मायोफिब्रिल्स और विच आर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, ठीक है। और कोरोइड ब्लड वेसल्स का भी क्या होता है, वेसो डायलेशन हो जाता है, ठीक है। और लास्ट है मसल सोरनेस। तो मसल सोरनेस, इसका एडवर्स इफेक्ट हमने देख ही लिया, रिकवरी के बाद ये देखने को मिल सकता है, और ये प्रूव भी हुआ है बिकॉज हमें क्या मिला था उसमें सीरम में, मायोग्लोबिन्यूरिया, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन्यूरिया वाज देयर, so this why it was proved that that's why it was proved that muscle soreness is its एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स। नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।